नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। शुरुआत आज ग्लोब या कहें दुनिया गोल है, उस लहजे में हिंदुस्तान खुद कहां खड़ा है उसी से। दुनिया गोल है, लेकिन थॉमस फ्राइडमैन ने कहा वर्ल्ड इज फ्लैट। और 2 दिन पहले ही आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें दुनिया को असमान बताया गया। आलम यह है कि भारत में दुनिया के 17.9% लोग रहते हैं, लेकिन दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान महज 7.2% का है। जबकि चीन में दुनिया के 19% लोग रहते हैं, लेकिन दुनिया के जीडीपी में चीन का योगदान 17.8% है। वहीं अमेरिका की खुशहाली को भी समझ लें। अमेरिका में दुनिया की आबादी के महज 4.4% लोग रहते हैं और दुनिया की जीडीपी में अमेरिका का योगदान 15.5% का है। और ब्रिटेन छोड़कर अगर समूचे यूरोप को देखें तो जनसंख्या के लिहाज से दुनिया की आबादी के 4.6% लोग वहां रहते हैं, जबकि जीडीपी में 11.8% का योगदान है। वहीं ब्रिटेन में तो सिर्फ 0.9% आबादी है, लेकिन जीडीपी में योगदान 2.3% है। और रूस में दुनिया की आबादी के 2% लोग रहते हैं और जीडीपी में योगदान 3.2% का है। और इस कड़ी में ब्राजील में दुनिया की आबादी के 2.8% लोग रहते हैं, जीडीपी में योगदान 2.6% का है। तो गोल दुनिया कितनी चपटी, कितनी असमान, और इसी दायरे में भारत के भीतर के सच को भी अब रिपोर्टों के जरिए देखते हैं। भारत के भीतर के सच को समझे उससे पहले एक जानकारी जरूरी है। जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में नहीं आए थे, उस वक्त भारत की जीडीपी दुनिया के जीडीपी में योगदान 23% हुआ करता था। और जब अंग्रेज चले गए, उस वक्त यहां से सब कुछ लेकर चले गए और जीडीपी का योगदान 1 तक आ गया था। ये एक स्थिति हिंदुस्तान की रही है। लेकिन बहरहाल जिक्र अंदर की तस्वीरों का हुआ है। अंदर की तस्वीर है कैसी? शुरुआत दरअसल एक ऐसी वीडियो क्लिप से कर रहे हैं जिसमें पंजाब का एक युवा किसान क्या कह रहा है, ये सुनने से पहले उसके बारे में जान लीजिए। जसप्रीत सिंह नाम है, 35 बरस उम्र है, 3.25 लाख कर्ज लिया, 3 लाख लौटा दिया, लेकिन कर्ज देने वाले ने कागजात नहीं लौटाए तो खुदकुशी कर ली। मेरी मौत का कारण है जी बेगोवाल दा आड़तीआ मास्टर महंगा सिंह, क्योंकि मैं इसਦੇ 3,25,000 रुपया देना सी। मेरे घर ਦੇ पेपर ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਸਨ। मैं जी ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਚੁੱਕਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟੋਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਆਜ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। 20,000 ਛੱਡਿਆ ਸੀ, 5,000 ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛਡਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ उदन ऐतवार सीगा ते इन्हां दे मैं घर पैसे दे के आया। मेरे घर दे पेपर मैं जो अपने पेपर मंगे, मैं कहा जी मेरे पेपर दे दो। ये कहंदे भी तू ऐ करी, मतलब तू आण के लै जी। बाद दे विच असीं गन्ना सिੱਟਦੇ ਰਹੇ, मेरा कुछ टाइम नहीं लगा जी। रीजन ये सी जी आड़ती कोल कर्ज लिया सी, ਉਹਦਾ कर्ज वापस भी करता, फिर भी ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਨੋਂ नहीं सी हटदा। ਉਹਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ डिसीजन लिया। ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ WhatsApp ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਢ ਲੈਣੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ कार्रवाई कर रहे हैं। जसप्रीत ने खुदकुशी की। खुदकुशी करते हुए भी वीडियो बना दिया। हम उसे नहीं दिखला सकते हैं, लेकिन सरकार सत्ता पंजाब में बदल गई, वो दिखला सकते हैं, वो देख लीजिए। मैं जी इन्ना ज़्यादा परेशान को हद तो वध हो के अज ये कदम चुक रहे हैं जी। तो एक तरफ खुदकुशी करने से ऐन पहले अपना वीडियो बनाकर खुदकुशी का ऐलान करता पंजाब का युवा किसान, और दूसरी तरफ मंत्रियों के बंगले का रंग रोगन। तो सवाल उठा, किसानों की बदहाली से लेकर कर्ज में डूबे पंजाब का जिक्र कर जो कांग्रेस सत्ता में आई, उसकी प्राथमिकता है क्या? पंजाब में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक तकरीबन 17 किसान गरीबी और कर्ज के चलते खुदकुशी कर चुके हैं।
दूसरी तरफ सरकार से जब भी सवाल किया जाता है जवाब यही आता है किसानों के कर्ज का इंतजामात जल्द करेंगे। तो तीसरी तस्वीर ये है कि मंत्रियों की कोठी शायद प्राथमिकता है, इन पर खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसा है लेकिन किसानों के लिए नहीं। दरअसल पंजाब के कई मंत्रियों के घरों में इसी तरह रेनोवेशन चल रहा है। बीजेपी का आरोप है सत्ता में आते ही सरकार किसानों को भूल गई और अपनी मौज मस्ती में लग गई। हालांकि सरकार का कहना है उसे किसान भी याद है, उनका दर्द भी। वैसे तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस का हमेशा से पिछला इतिहास रहा है कि कहना कुछ, करना कुछ, दिखाना कुछ, और वादे, झूठे वादे करके आती रही है। कोई अपना घर छोड़ के जाता है तो जब नए आदमी आते हैं तो उसको कली कुचा तो कराना ही पड़ेगा। दफ्तर को भी थोड़ा बहुत, अगर कोई टूट फूट है और सरकारी इमारत है, सरकारी जायदादें हैं, तो उसको उसमें अगर थोड़ा सा हर 5 साल बाद उसमें कोई थोड़ा बहुत हाथ फिर जाए तो कोई इतराज नहीं। तो सरकार कुछ भी कहे, लेकिन पंजाब का नया सच तो यह है कि नई सरकार बनने के बाद 35 दिनों के भीतर पंजाब में 17 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। और वैसे सच यह भी है, ना तो पंजाब की खस्ता आर्थिक हालत किसी से छुपी है, न पंजाब के किसानों की बदहाली कोई छुपा रहा है। राज्य पर 2.25 लाख करोड़ का कर्ज है और तकरीबन 52% किसान परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हैं। और मंत्रियों के दफ्तर से लेकर बंगले और मंत्रालय के रंग रोगन में कितना पैसा खर्च हो गया ये कोई नहीं जानता। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। जिक्र हुआ है कि हिंदुस्तान के भीतर की तस्वीर दिखलाएंगे। जिक्र ग्लोब से हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर या ग्लोब के तौर पर भारत कहां टिका हुआ है। अब आइए हेल्थ सर्विस। WHO की रिपोर्ट आई है, जरा देख लीजिए। ये बीमार लोगों की तस्वीरें हैं। ये सरकारी हेल्थ सर्विस के सच को बताती तस्वीरें हैं। ये सरकारी अस्पतालों के बीमार होने की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों के आईने में अगर आपको ये जानकारी मिले कि भारत अपने नागरिकों पर सबसे कम खर्च करता है और दूसरी तरफ हेल्थ सर्विस के निजीकरण में भारत अव्वल नंबर पर है, तो आप क्या कहेंगे? जी, WHO की रिपोर्ट यही कहती है, क्योंकि विश्व में औसत GDP का 4% हेल्थ सर्विस पर सरकारी खर्च होता है, लेकिन भारत में हेल्थ सर्विस पर सिर्फ 1.4% सरकारी खर्च होता है। वहीं अमेरिका अपनी GDP का 8.3%, तो चीन 3.1% खर्च करता है, और साउथ अफ्रीका भी 4.2%, तो ब्राजील 3.8% खर्च करता है। और अगर हेल्थ सर्विस में निजी क्षेत्र के खर्चे का जिक्र करें तो भी आपको आश्चर्य होगा कि भारत में प्राइवेट सेक्टर हेल्थ सर्विस में सबसे ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि दुनिया में हेल्थ सर्विस में निजी क्षेत्र औसतन 40% खर्च करते हैं, जबकि भारत में हेल्थ सर्विस में 70% खर्च निजी क्षेत्र ही करता है। और अमेरिका तक में निजी क्षेत्र की हेल्थ सर्विस में भागीदारी सिर्फ 51% की है। और तो और देश के अगल बगल के हिस्सों से जब बीमार अस्पतालों की तस्वीर आती है, बीमार लोगों की त्रासदी बताने वाली तस्वीरें देखकर हर कोई उफ करता है, तो उसकी बड़ी वजह हेल्थ सर्विस में सरकार का सबसे कम खर्च करना भी है। आलम यह है कि दुनिया में औसत एक व्यक्ति पर खर्च हेल्थ सर्विस में $912 होता है, अमेरिका में $4,541, चीन में $407, साउथ अफ्रीका में $554 खर्च किया जाता है, और भारत में एक व्यक्ति पर हेल्थ सर्विस में महज $80.3 खर्च किया जाता है। यानी दुनिया में भारत प्रति व्यक्ति को इलाज की सुविधा देने में ही सबसे पीछे है। तो फिर इन तस्वीरों का आना थमेगा कैसे, यह भी सवाल है। इन बहुतेरे सवालों के बीच जम्मू कश्मीर सरकार के भीतर लकीरें खींचने लगी है और संकेत आने लगे हैं, कहीं गवर्नर रूल न लग जाए। तो क्या घाटी के उबलते हालात की चिंगारी अब देश के दूसरे हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले रही है? क्योंकि घाटी में पत्थरबाजी एक सच है, और ये पत्थरबाजी आज भी हुई। लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जिस तरह कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट हुई, मेरठ में कश्मीरी छात्रों को धमकी देने वाले होर्डिंग्स लगाए गए, उसने सरकार की पेशानी पर बल तो डाल ही दिए हैं। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से मैं अपील करता हूं, यह सुनिश्चित करें कि किसी भी कश्मीरी नवयुवक के साथ कोई बदसलूकी देश के किसी भी हिस्से में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह भी भारत के एक सम्मानित नागरिक हैं। लेकिन असल सवाल तो घाटी के बिगड़े हालात के सामान्य होने का है, जिसके संकेत दिख नहीं रहे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देशद्रोही है, देशद्रोही का एक ही इलाज है,
वो चाहे पाकिस्तान से आए चाहे वो देश के अंदर हो, उसका इलाज है गोली। क्योंकि एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में बीजेपी के मंत्री चंद्र प्रकाश ने जिस तरह दो टूक कहा पत्थरबाजों को गोली मार देनी चाहिए, उसके बाद सरकार में ही तनाव पैदा हो गया और पीडीपी के उपाध्यक्ष सरताज मदनी ने दो टूक कहा, ऐसी जहरीली जुबान से कश्मीर में हालात और खराब हो गए कि ये माइंडसेट की बात है। इसी माइंडसेट को चेंज करने के लिए इन जिम्मेवार कुर्सियों पे ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए था। तो जिस तरह सरकार चलाते चलाते दोनों दल ही अब आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, उसने पीडीपी बीजेपी के रिश्ते पटरी से उतरने के संकेत देने भी शुरू कर दिए हैं और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगाया जा सकता है। जिस अंदाज से राम माधव ने पीडीपी नेताओं से जम्मू में मुलाकातें की और वहां पर काफी सारी तकरारें हुई और अब अमित शाह कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, उस बीच साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार ने कहीं न कहीं अब मन बना ही लिया है कि अब जम्मू कश्मीर में वो सरकार से पल्ला झाड़कर राष्ट्रपति शासन के लिए ही बढ़ेंगे। चूंकि गेंद दिल्ली के पाले में है तो निर्णय उसे ही लेना है और हाशिए पर रहकर महबूबा कितने दिन सरकार चलाना चाहेगी, यह भी सवाल है। क्योंकि केंद्र सरकार की तमाम सफलताओं के बीच घाटी की विफलता उभरने लगी और खास तौर से बिगड़े हालात देश के बाकी हिस्सों को जब प्रभावित करने लगे हैं, तो दिल्ली क्या निर्णय लेगा, अब इस पर हर किसी की नजर है। अशरफ वानी की यह रिपोर्ट संकेत दे रही है कि आने वाले वक्त में राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लग सकता है। और एक रिपोर्ट अब ऐसी जिसमें पहली बार बीजेपी के सांसद, बीजेपी के एक मंत्री ही कह रहे हैं कि दरअसल केंद्र सरकार के जरिए जो एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है वह कटघरे में है। रिपोर्ट देखिए। अशोक एम नेते सांसद गढ़चिरौली, अजय निषाद सांसद मुजफ्फरपुर, कौशल किशोर सांसद मोहनलालगंज, आलोक संजर सांसद भोपाल, राजेश वर्मा सांसद सीतापुर, अर्जुन लाल मीणा सांसद उदयपुर, हरीश द्विवेदी सांसद बस्ती, फग्गन सिंह कुलस्ते मंत्री केंद्र सरकार। जी, इन तमाम बीजेपी सांसदों ने सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए सालाना की खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए बनाए गए जेम पोर्टल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सांसदों की चिंता है क्या, ये समझने से पहले यह समझ लीजिए कि जेम पोर्टल है क्या। दरअसल सरकारी सामान को खरीदने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम। इस पोर्टल के लिए सरकार ने लंबे समय से चली आ रही रेट कॉन्ट्रैक्ट यानी आरसी सिस्टम को खत्म कर दिया। आरसी सिस्टम में सामान की हजारों किस्मों के सबसे कम मूल्य को डीजीएसएनडी तय करता था और उसी मूल्य पर विभागों को सामान खरीदना होता था। डीजीएसएनडी के मुताबिक जेम पोर्टल पर सरकारी विभाग अमेजन और स्नैपडील की तरह पारदर्शी तरीके से सामान खरीद सकते हैं। वहीं इंडिया टुडे की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक कीमतों की सही तुलना हो सके, इसके लिए जेम ने प्राइस देखो पोर्टल से समझौता भी किया। लेकिन बीजेपी के 7 सांसदों और एक मंत्री और विपक्ष के एक सांसद ने अपने इन खतों के जरिए जेम में सैकड़ों करोड़ का घोटाला होने का अंदेशा जतला दिया। जैसे सांसद अजय निषाद ने 20 मार्च को निर्मला सीतारमण को लिखे अपने खत में लिखा, जेम के साथ बहुत सारी मूलभूत और प्रक्रियागत खामियां हैं। इसमें जेम खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से सांसद अशोक एम नेते ने लिखा, खरीदार या विक्रेता जेम पोर्टल का दुरुपयोग करते हैं और इसके लिए डीजीएसएनडी के अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। इसमें सैकड़ों करोड़ के घोटाले होने का अंदेशा है। जेम पोर्टल पर कीमतों का सच है क्या? जब इसकी पड़ताल इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट के लिए की तो पाया 32 इंच सोनी एलईडी ब्राविया केएलवी टीवी की कीमत जेम पर 30,500 थी, जो अमेजन पर 23,000 रुपए में मिल रहा था। इसी तरीके से एचपी का HP 240G5 विद विंडोज 10 प्रो लैपटॉप जेम पोर्टल पर 40,500 का था, तो अमेजन पर 32,999 रुपए का मिल रहा था। इतना ही नहीं, जो सामान खरीदा गया वह भी सस्ता मिल सकता था। मसलन स्मॉल ऑफिस पेपर शेडर मॉडल H8 CDK के 2 नग ऑफिस ऑफ रीजनल डायरेक्टर BCSS दिल्ली ने 7,638 रुपए में खरीदे, जो स्नैपडील पोर्टल पर 5,695 रुपए में मिल रहे हैं। इसी तरीके से डेल बास्त्रो 3,468
नोटबुक के 6 नग BSNL कर्नाटक सर्किल ऑफिस देवनगर ने 44,887 रुपए में खरीदे, जो स्नैपडील पर महज 29,990 रुपए में उपलब्ध है। तो भ्रष्टाचार की यह हाथ या कहीं इंडिया टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की हाथ मिलते ही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। भारत सरकार की 2 लाख करोड़ की खरीद जिसमें भ्रष्टाचार बताया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने जो गड़बड़ियां बताई हैं वो 5 है। कांग्रेस ने घेरा, लेकिन बीजेपी ने अपने तर्क दिए। एक पारदर्शिता प्रक्रिया की तरफ जा रही है तो वो स्वागत ही योग्य है, और उसमें अगर किसी को कुछ कमियां है तो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं, कुछ ग्लिचेस होते हैं, उनको देख के उनको ध्यान में रख के उनको ठीक किया जाएगा, और ऐसा एक इम्प्रूवमेंट ही ये सिस्टम के लिए है। तो बीजेपी की दिक्कत यह भी है कि बीजेपी के सांसदों ने ही जेम पोर्टल पर सवाल उठाए हैं, और खुद ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ने अपने पत्र में जेम पोर्टल को लेकर अनियमितता के संकेत दिए हैं। घोटाला कैश में हो तो हर कोई समझ लेता है, लेकिन डिजिटल जमाने में ई मार्केटिंग कंपनियों में कौन सा घोटाला कहां कैसे हो जाए किसी को पता नहीं चलता, और कौन कितना इसमें करोड़ों रुपए बना लेगा यह भी कोई जान नहीं पाता। लेकिन पहली बार मोदी सरकार में भाजपा के ही सांसदों ने पूछा है कि आखिर उनकी सरकार में डिजिटल के नाम पे सब ठीक चल रहा है या कहीं कुछ बड़ी अनियमितताएं तो नहीं हो रही। तो इंडिया टुडे के पीयूष बोबले की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जो हिंदी मैगजीन इंडिया टुडे में भी आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल एक फिल्म आज रिलीज हुई, सिल्वर स्क्रीन पर त्रासदी का दिखना और हकीकत में त्रासदी का होना, हमने दोनों को जोड़ दिया है। रिपोर्ट देखिए। तो सिल्वर स्क्रीन पर बलात्कार जैसे संवेदनशील विषय पर एक और फिल्म दर्शकों के सामने। बलात्कार पीड़ित बेटी के हक के लिए मां के संघर्ष को उकेरती मातृ। There is immense psychological trauma, disruption of physical, emotional, cognitive and interpersonal behavior. You will have to support her. फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाहे जो, लेकिन संयोग से जिस वक्त देश के सिनेमाघरों में लोग ये फिल्म देख रहे होंगे, उस वक्त भी देश के किसी न किसी हिस्से में रेप हो ही रहा होगा। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं ये साबित करना कि विद्या अपनी मर्जी से अपनी बेटी को लेके फार्म हाउस पे गई, क्योंकि सरकारी आंकड़ा ही बतलाता है कि हर 30 मिनट पर रेप की एक घटना थाने में दर्ज हो जाती है। और ये सच कितना त्रासदीदायक है कि बीते 48 घंटों का सच एक के बाद जब हमारे रिपोर्टरों के जरिए उभर कर आया, तो हालात क्या हैं उसका अंधेरा भी नजर आ गया। रामपुर, बागपत, नागपुर, रेवाड़ी, बुलंदशहर, हल्द्वानी, जी ये तमाम वो जगह जहां बीते 48 घंटों में रेप हुआ। और त्रासदी तो यह भी कि नागपुर के MLA हॉस्टल में ही एक नाबालिग लड़की को बलात्कार का शिकार बनाया गया। उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, फिर हमें पता चला कि वो किडनैपिंग के साथ साथ किडनैपिंग करके उसका रेप किया गया था। यानी त्रासदी का सिनेमाई संस्करण अंधेरे कमरे में भले लोगों को झकझकोर दे, लेकिन अंधेरे कमरे के बाहर उजाले में समाज को नहीं झकझकोर पाता। अलग अलग जगहों से आज हमारे पास 6 रिपोर्ट आई बलात्कार की, और ये एक त्रासदी है क्योंकि बाहर जिस परिवार को ये सारी स्थितियां भोगनी पड़ती है वो लड़ नहीं पाती, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर लड़ते हुए जीत भी दिखा दी जाती है। बहरहाल दस्तक में इतना ही, लेकिन चलते चलते गीत सुनिए। न तुम हमें जाने, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ